हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम दो आर्टिकल देखेंगे। एक तो है हमारा आर्टिकल 21 और एक होगा हमारा आर्टिकल 21A। पहले हम देखते हैं आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21, इससे पहले हमने आर्टिकल 20 देखा था। हमने देखा था कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं होते, तो इसीलिए हमने इनकी इंपॉर्टेंस देखी थी। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या बोलता है। ये कहता है नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी हैं आपको बहुत अच्छे से देखनी है। नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except, मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्शन बता दिया। एक्सेप्ट मतलब एक अपवाद है, वो है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉ कहती है, अगर लॉ ने ऐसा प्रोसीजर बनाया है, तभी आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हम लोग वॉयलेट कर सकते हैं, वरना कभी भी नहीं होगा। ये बोलते हैं आर्टिकल 21। तो ये दोनों के लिए, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, ठीक है। अब और हम इसको डीप में देखते हैं। लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ का मतलब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस से नहीं है, जैसे कि ब्रीदिंग और मूविंग, इन सब से नहीं है। लाइफ का यहाँ मतलब जो ब्रॉड वर्जन है वो हम अभी नीचे केस लॉज देखेंगे कैसे कैसे। फिर देखिए पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड हैव फ्रीडम। आपके पास पूरी फ्रीडम होती है इन मेकिंग चॉइसेस ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या आप चूज करना चाहते हैं, क्या आप लाइफ में रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते हैं, उन सब की फ्रीडम आपके पास होती है। ये होती है आपकी पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये है। देखिए आर्टिकल 21 को देखने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट केस लॉस को देखना है। पहला केस है ए के गोपालन का केस, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या हुआ था ना कि ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको डिटेन करके रख लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर, और एक्ट है 1950 का, इसके अंदर उन्हें डिटेन करके रखा था। उन्हें अपना ये जो इस एक्ट को चैलेंज किया कोर्ट में, और ये बोला कि मेरा जो सिविल लिबर्टी है वो हैम्पर हो रही है। उन्होंने बोला कि मेरी सिविल लिबर्टी हैम्पर हो रही है, एज ही हैड राइट टू इक्वालिटी ऑफ लॉ, क्योंकि उनके पास राइट टू इक्वालिटी ऑफ लॉ है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कह दिया कि जो आपका डिटेंशन हुआ है ना वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। इसका ये मतलब है कि जो ये लॉ ने ये प्रोसीजर बनाया ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जो ये लॉ बना है ना, जो ये एक्ट है, जो ये एक्ट बना है ना, ये बाय लॉ बना है। तो इसलिए आपका जो डिटेंशन है ये पूरी तरह से वैलिड माना था कोर्ट ने उस टाइम पे इसको वैलिड माना था, और ए के गोपालन का जो आर्ग्यूमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था यहाँ पे जो आपको ये डिटेन करा है ये एक एक्ट के अंदर किया, और ये एक्ट हमारे गवर्नमेंट ने बनाया, हमारी लॉ ने बनाया, तो इसीलिए जो आपका डिटेंशन है वो पूरी तरह से लॉफुल है। तो अब गोपालन के केस में क्या है। गोपालन के केस में 1950 में आपने देख लेना बैकग्राउंड क्या है। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन लिया आर्टिकल 21 का, और यहाँ पे अपहेल्ड करा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोसीजर, जो भी लॉ ने प्रोसीजर बनाया हमें उसे फॉलो करना है। हम ये नहीं देखेंगे कि जो लॉ बना है वो सही बना है कि नहीं बना है, बस हम ये देखेंगे कि लॉ के द्वारा ही काम हो रहा है, जो लॉ में लिखा है वैसा ही काम हो रहा है। बस हम ये नहीं देखेंगे कि अंदर जो लिखा है क्या वो सही लिखा है, क्या वो गलत लिखा है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को उन्होंने अपहेल्ड करा था। उन्होंने कहा था कि लॉ इज सुप्रीम। तो जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, अगर आप इसको समझना है तो आपको दो चीजें ध्यान में देखनी है। पहली चीज, लॉ हमेशा सुप्रीम है। जो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया वो सुप्रीम है, चाहे वो लॉ से आपका जितने भी राइट वायलेट हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लॉ सुप्रीम होना चाहिए। दूसरा, वट एवर लॉ सेज दैट विल बी फॉलोड। क्या लिखा है, जो भी लॉ बोलेगा, जो भी लॉ में बोला गया है वही फॉलो होगा, उसके अलावा कुछ इधर उधर का कुछ फॉलो नहीं होगा। ये है आपका प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। इसका एग्जाम्पल है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। देखो प्रोटेक्शन, अब देखो प्रोटेक्शन अंदर आर्टिकल, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो आपको प्रोटेक्शन मिला है ना, जो भी आप कह रहे हो कि आपका आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन से कोई चीज वायलेट हो रही है या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन से। लेजिस्लेटिव एक्शन में आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल की गवर्नमेंट, और एग्जीक्यूटिव एक्शन में आती है आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जैसे कि IAS ऑफिसर। ये सारे एग्जीक्यूटिव जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, जो लॉ बना है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इनके द्वारा एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, अगर आपका लॉ, आपको प्रोटेक्शन तभी मिलेगी अंडर आर्टिकल 21 अगर आपका जो लॉ है, अगर आपका जो राइट है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से वायलेट होता है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन से। लेकिन यहाँ आपने देखा कि ए के गोपालन के केस में गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था तो वो लेजिस्लेटिव एक्शन था, इसीलिए उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिली गई। क्या लिखा है, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव एक्शन अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तब आपको कोई यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो लॉ मेकिंग बॉडी जो थी यहाँ पे गवर्नमेंट थी, इसीलिए यहाँ पे उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला गया। और यहाँ पे स्टेट कैन डिप्राइव द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और कोर्ट ने बोला कि स्टेट के पास पावर है कि वो आपको डिप्राइव कर सकती है आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के राइट से। तो ये था ए के गोपालन का केस। पहले हमने इसकी हिस्ट्री देखी, फिर हमने देखा कि क्या क्या चीजें इसमें आई थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि नहीं, आपका डिटेंशन वैलिड नहीं, आपका डिटेंशन इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है। अब देखिए इसके बाद एक लैंडमार्क केस आता है जो कि आता है मेनका गांधी का केस। इससे पहले आपको ये पढ़ने से पहले ना आपको पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी क्या है। देखो इस केस में क्या होता है कि मेनका गांधी जी जो कि एक पासपोर्ट बनाती हैं, अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हैं अंडर इंडियन पासपोर्ट एक्ट
अंडर इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967। तो इसके अंदर वो अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हैं और उनका पासपोर्ट इशू भी हो जाता है। कब कब होता है इशू? 1 जून 1976 को। उसके एक साल बाद ऑन द 4 जुलाई 1977 मेनका गांधी जी जो हैं उनके पास एक लेटर आता है। उसमें ये लिखा होता है कि इंडियन पासपोर्ट जो एक्ट है इसका सेक्शन 10 सब क्लॉज 3C जो है वो कहता है कि आपको अपने पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा विद इन 7 डेज, क्योंकि कुछ ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट जो है कुछ वायलेट हो रहा है। तो अंडर दिस एक्ट अगर कोई चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है तो उस केस में आपका पासपोर्ट हम लोग जब्त कर सकते हैं। तो मेनका गांधी जी उनसे एक कुछ वैलिड रीजन पूछते हैं कि क्या ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है जो मेरे या मैं अगर देश छोड़ के बाहर जाऊँ तो क्या ऐसी चीज़ वायलेट होगी जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होगी। तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है ना, जो ये पासपोर्ट के ऑफिसर की अथॉरिटी, ये कुछ आंसर नहीं दे पाती है। तो यहाँ पे मेनका गांधी जी कोर्ट में जाती हैं अंडर आर्टिकल 32। वो कहती हैं अंडर आर्टिकल 32 क्यों जाती हैं कि वो कहती है मेरे 3 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। पहला आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का है, और आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मेरा ये इन्फ्रिंज हो रहा है। पहली चीज वो ये कहती हैं। तो यहाँ पे फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कुछ मेन ही सवाल हम देखेंगे। पहला, क्या जो प्रोविजन दे रखे हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंदर, क्या वो तीनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं? क्या वो तीनों एक दूसरे से कुछ रिलेशन में है? पहला सवाल ये आता है। दूसरा, राइट टू ट्रेवल आउटसाइड, मतलब देश से बाहर जाना, क्या ये आर्टिकल 21 के अंदर आता भी है? ये भी देखना पड़ेगा। क्या जो है ये स्कोप ऑफ द फ्रेज, ये क्या है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ द फ्रेज प्रोसीजर डिफाइंड बाय लॉ? देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो लॉ कब तक, लॉ का जो ये प्रोसीजर है किस हद तक, क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी कोई लिमिट भी है या ये अनलिमिटेड है? इसके अलावा वेदर अ लेजिस्लेटिव लॉ दैट स्नैचेस अवे द राइट ऑफ लाइफ इज रीजनेबल, क्या जो ये लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया था कि सीधे राइट टू लाइफ जो है इसको 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 डिप्राइव कर दिया गया इंसान, इसको छीन लिया गया, क्या ये रीजनेबल था या ये इलीगल था? इसके अलावा वेदर द चैलेंज ऑर्डर ऑफ द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर इज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, क्या यहाँ पे अगर ये कोई रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने जो भी ऑर्डर दिया था क्या ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के अगेंस्ट था? इसके अलावा वेदर सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 इज वैलिड और नॉट। तो इतने सारे सवाल आते हैं मेनका गांधी जी के केस से कि क्या ये सारी चीजें वैलिड है या इनवैलिड है। अब हम धीरे धीरे करके इन सबके आंसर देखेंगे। पहली चीज तो ये बोली गई कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, बाहर मतलब विदेश पे घूमना, विदेश में जाने का अधिकार बिल्कुल आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अगर आपने मेरा आर्टिकल 19 वाली वीडियो देखी है उसके अंदर आपको विद इन इंडिया घूमने की आज़ादी है। और आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है। इसमें जो ये पर्सनल लिबर्टी है ये आपका राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी काउंट करती है। सेकंड चीज, द कोर्ट एग्रीड दैट इंपाउंडिंग द पासपोर्ट, देखो कोर्ट ने ये बोला कि अगर पासपोर्ट अथॉरिटी ने सेक्शन 10(3) के अंदर कुछ ऐसा बोला कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, या पासपोर्ट अथॉरिटी क्या रोक सकती है? बिल्कुल पासपोर्ट अथॉरिटी रोक सकती है। वो एक प्रकार से वो जो उन्होंने वर्क किया वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं था, लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बन गया है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे उनको वैलिड रीजन नहीं दिए। अगर वो वैलिड रीजन दे देते कि हम इसलिए आपको रोक रहे, तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाता, पर इस केस में माना गया। तो यहाँ कोर्ट कहती है कि पासपोर्ट अथॉरिटी के पास पूरा राइट है किसी के पासपोर्ट को रोकने का, किसी के पासपोर्ट को जब्त करने का, लेकिन उन्हें वो उसके लिए वैलिड रीजन देने होंगे। प्लस अगर कोई चीज़ नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रही है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रही है, तब उस केस में वो पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा, आपका पासपोर्ट वो अपने पास रख सकते हैं। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि इस केस में जो मेनका गांधी है उनका एक राइट वायलेट हुआ है, जो कि राइट टू बी हर्ड। लेट, इसमें देखो इसका मतलब होता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब होता है लेट द अदर साइड बी हर्ड। इसमें मेनका गांधी जी के जो वायलेट हुआ है वो हुआ है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, एक मैगजिम है जिसका मतलब होता है लेट द अदर साइड बी हर्ड। कोर्ट ने यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट किया आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में। ये कहा गया कि ये एक गोल्डन ट्राइंगल है। मतलब ये क्या है? ये एक गोल्डन ट्राइंगल है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये गोल्डन ट्राइंगल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसी केस से आया था। इसके अलावा ये बोला गया कि इफ द लॉ deprives a person of his personal life, it has to meet the criteria specified। देखिए अगर आपने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 ये सारे आर्टिकल पढ़े तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए कि इन पर्टिकुलर केसेस में आपका ये राइट वायलेट हो सकता है। अगर वो उस रिस्ट्रिक्शन में आता है तब तो वो वैलिड माना जाएगा, लेकिन अगर आप उससे बाहर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो इनवैलिड माना जाएगा। यहाँ पे ये भी बोला गया कि आपको हमेशा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ नहीं देखना है, आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखना है। आपको ये भी देखना है कि क्या जो लॉ बनाया है वो सही बनाया है। ये नहीं कि लॉ से काम हो, लॉ से काम होना अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट की यहाँ पे अथॉरिटी है। यहाँ पे ये कोर्ट ने ये बोला कि बिल्कुल यहाँ पे पार्लियामेंट और कोर्ट दोनों को ये देखना पड़ेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो, जो भी जो लॉ बन रहा हो उसका प्रोसेस लॉफुल हो, उसकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही वैलिड हो, वो कोई राइट को वायलेट ना करती हो। तो ये सारी चीज़ जो आएंगी ये आती है आपकी मेनका गांधी के केस में। तो मेनका गांधी का केस अगर आप
आपने देखा पढ़ा तो क्या बोला, यहाँ बोला गया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली चीज़ ओवर रूल कर दिया उनका जजमेंट 1950 वाला, जो ये गोपालन केस में बोला था ना कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। यहाँ बोल दिया गया कि आपको प्रोटेक्शन जो मिलेगी आर्टिकल 21 के अंदर वो एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों के अगेंस्ट ही मिलेगी। यहाँ पे आर्टिकल 21 का बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन देखा गया और यहाँ बोला गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया जाएगा, ना कि हमेशा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। पर्सनल लिबर्टी जो बोला उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर, उसका जो वो है ना वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है आर्टिकल 21। तो ये था आपका मेनका गांधी का 1978 का केस। इसके अलावा देखिए मेनका गांधी के केस से जो चीज़ सामने आई वो आती है राइट टू गो अब्रॉड। तो यहाँ पे जो राइट आया वो था विदेश जाने के लिए प्रोटेक्शन दिया गया, मतलब कि आप जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे और राइट दिए गए आर्टिकल 21 के अंदर। देखो राइट टू स्पीडी जस्टिस, अगर आपका कोर्ट चल रहा है, अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में तो वो स्पीडी मतलब वो तेजी से हो, ऐसा नहीं कि आपको सालों सालों तक आपको बस लटका हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ये बोला गया था हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, राइट टू स्पीडी जस्टिस। इसके अलावा राइट टू अ हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट, देखिए आपके पास राइट है कि आप एक हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट में रहिए, बोला गया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला गया एनडी जयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर, हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जहाँ की जो एयर है वो और जो वाटर है वो पोल्यूशन से फ्री हो, तो ये बोला गया था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। राइट टू एजुकेशन, हर एक इंसान का राइट होना चाहिए एजुकेशन, ये बोला था मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। राइट टू हेल्थ, ये बोला गया था विंसेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये बोला गया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये बोला गया था अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसके अलावा बहुत सारे और आपको राइट दिए गए जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रोड इन हिली एरियाज, ये सारे राइट आपके आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ही, तो मैंने सिर्फ कुछ ही लिखे हुए। तो ये सब आपने देखा कि आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो ये केसेस सारे के सारे केसेस प्लस उनसे जो रिजल्ट आया है ये यहाँ पे लिखे हुए। तो ये आपका पूरा आर्टिकल 21। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 21A। अब हम जो अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखने वाले हैं वो है आर्टिकल 21A। देखिए आर्टिकल 21A में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गारंटी करेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, उन बच्चों को जिनकी एज जो है वो 6 से 14 ईयर्स है। ये आर्टिकल 21 में साफ साफ लिख दिया है कि जिन बच्चों की एज जो है वो 6 से 14 ईयर्स है उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। देखिए क्या इस इंपॉर्टेंट की खास बात क्या है कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा है, ये हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, या फिर ये किसी प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि छोटे बच्चों को दी जाएगी, 6 से लेके 14 तक के एज के जो बच्चे उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A पहले से नहीं था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2002 में, इससे दो चीज़ें जोड़ी गई। पहली चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A ऐड किया, दूसरा हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड करी गई जिसको बोला गया 51A के अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसमें एक ड्यूटी और ऐड की गई। तो पहले फंडामेंटल राइट में 21A जब ऐड किया इसमें बोला गया कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देंगे, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी, उसमें बोला गया कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। तो ये था। तो बिफोर 21A जो था ना हमारे DPSP में आर्टिकल 45 में एजुकेशन के बारे में बताया गया था। एजुकेशन के बारे में पहले DPSP में आर्टिकल 45 में गिवन था। अब देखिए दो एज फैक्टर है, पहला तो है 6 से लेके 14 तक के जो बच्चे हैं उनको कहाँ पे एजुकेशन मिलेगी, दूसरा है बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से छोटे बच्चों को एजुकेशन कहाँ दिया जाएगा। 6 से लेके 14 की जो एजुकेशन है उसके बारे में फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A बात करता है, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी बात करता है जो कि 51A का पार्ट है। जो बिलो 6 ईयर है उसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी बताते हैं कि 6 साल से कम जो बच्चे उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कौन देगा, ये स्टेट प्रोवाइड करेगा। द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो जो ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी ना ये बाय स्टेट दी जाएगी। ठीक है, द एजुकेशन मस्ट बी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी। जो एजुकेशन है इसका ये मतलब नहीं कि आपने बस खाली बच्चों को स्कूल में भेज दिया, नहीं, वो सेटिस्फैक्ट्री, वो उनके काम आने लायक भी होनी चाहिए। उसका जो क्वालिटी है ना वो सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एजुकेशन में आएगी। तो ये दो चीज़ें बताई गई हैं हमारे आर्टिकल 21A के अंदर ही। इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ है। पहला केस लॉ आपको ये देखना है, इसमें जो फर्स्ट केस लॉ है वो आप देखेंगे सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दूसरा है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, फिर एक है अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 का केस है। 3 केस लॉ। पहला केस क्या कहता है, सेंट जेवियर वाला केस, इसमें राइट टू एजुकेशन को पहली बार राइट टू एजुकेशन वाज डेल्ट इन द लैंडमार्क केस। तो पहली बार जो राइट टू एजुकेशन का था वो आपको केस लिखना है सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर राइट टू एजुकेशन को पहली बार डेल्ट किया गया था। वैसे ही TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका भी राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है। फिर इन अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो एपेक्स कोर्ट, हमारी जो हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने एडेड द राइट टू हैव द सेफ। इसमें यह बोला गया कि सिर्फ एजुकेशन
देना ही सही, एजुकेशन देना ही आपका काम नहीं है, स्टेट का काम नहीं है। एजुकेशन ऐसी हो जो कि सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट में एजुकेशन देनी चाहिए जो कि सेफ हो, सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट भी आपको देना है अंडर राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे बात करी गई थी कि सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट भी होना चाहिए फॉर द राइट टू एजुकेशन। तो ये 3 केस आपको लिखने हैं इसमें राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 22, फिर हमारा राइट टू फ्रीडम वाला जो है चैप्टर वो पूरा एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।